नमस्कार साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाली है, उस परीक्षा में अगर जनन स्वास्थ्य से जो भी ऑब्जेक्टिव आए, आप उन सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से बना सकें। साथियों, जनन स्वास्थ्य जो है वह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपकी भी यह जिम्मेवारी बनती है कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, आपका पहला जनन स्वास्थ्य चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन साथियों एक प्रकार का हार्मोन है, किस कार्य के लिए होता है? विदलन को रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए, निषेचन को रोकने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो गर्भ निरोधक गोली में मौजूद जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वह अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीज है, यानी कि एस्ट्रोइडल जो डिजीज है, जननांग समस्या जो है किसके द्वारा फैलता है? क्या हेपेटाइटिस ए, हर्पिस विषाणु, पैपिलोमा विषाणु, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, पैपिलोमा विषाणु के कारण फैलता है। आप इसे अवश्य याद रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि ऑर्थोट्राप्स बीजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनम में, पायसम स्टाइवम में, सोलेनम निग्रम में, या हिलियंथस अनुवश में? तो आर्थोट्रॉप्स जो बीजांड है ना, वह पॉलीगोनम में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है। जब एक शुक्राणु जो है डायरेक्ट अंडाणु के साथ जब संयोग कर लेता है, तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? ईटी कहते हैं, आईसीएसआई कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, या जिफ्ट कहते हैं। तो एक शुक्राणु जो डायरेक्ट रूप से अंडाणु के साथ यानी कि संपर्क बना ले रहा है, मिल जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग आईसीएसआई के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? क्या प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, या ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगी, ऑप्शन सी जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी? तो जनसंख्या अधिक होने से ऑटोमेटिक है कि रोजगार के अवसर कम होंगे, यानी कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इससे प्रति व्यक्ति आय भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम्स, अंतःगर्भाशय युक्तियाद, या सर्वाइकल कैप? तो वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि जो है वह अंतःगर्भाशय युक्ति है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। शुक्राणुओं को निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयरन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, या शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, या उपयुक्त में से सभी? तो देखिए साथियों, जब गर्भाशय में कॉपर टी लग जाता है तो यह अंतर्गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण इसलिए है क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन है वे सारे सही हैं। चूंकि इससे शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी हो जाती है, यह अंडाणु के साथ मिल नहीं पाता है, और गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं के भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि हो जाती है, यानी शुक्राणु मरते चले जाते हैं, और शुक्राणुओं की गतिशीलता में भी कमी हो जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि उच्च मृत्यु दर के कारण
जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। अगर बहुत ही अत्यधिक मृत्यु हो रही है लोगों की, तो इस तीव्र ह्रास को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या विस्फोट या इनमें से सभी। तो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास को हम लोग जनसंख्या अवनमन के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। हृदय में विकार ज्ञात जानने के लिए, या दिमाग में कमी ज्ञात करने के लिए, या भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने के लिए, या इनमें से सभी। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है प्रयोग की जाती है। सहेली का हम लोग डेली प्रयोग करते हैं, या सप्ताह में प्रयोग करते हैं, या 3 माह में एक बार प्रयोग करते हैं, या महीने में प्रयोग करते हैं। तो सहेली जो एक मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है, हम इसका साप्ताहिक प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि कॉपर टी का क्या कार्य है? आपका ऑप्शन ए है युग्मनज निर्माण को रोकने के लिए, गर्भाधारण को रोकने के लिए, या निषेचन को रोकने के लिए, या उत्परिवर्तन की जांच करने के लिए। तो कॉपर टी का यही कार्य है, निषेचन को रोका जा सके। चूंकि कॉपर टी अगर स्त्री के गर्भाशय में लग जा रहा है, तो निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, यानी शुक्राणु अंडाणु के साथ मेल नहीं पाता है। अगला प्रश्न है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है गर्भपात, मुख्य गोली, वीर्य सेचन या बंध्याकरण। तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है ना, वो कौन सा है? बंध्याकरण, यानी कि टीबियोटॉमी करा लेना, वैसेक्टोमी जिसे नर नसबंदी या मादा नसबंदी भी बोलते हैं। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? माला, संयुक्त गोली, सहेली या निरोध। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा सहेली नामक गोली जो है वह तैयार की गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? क्या नेटिलिटी कहते हैं, मोटिलिटी कहते हैं, माइग्रेटरी कहते हैं, या इंटीग्रिटी कहते हैं? तो किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम लोग मोटिलिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? सुजाक, एड्स, ट्रैकोमोनियासिस या सिफिलिस। तो रेट्रोवायरस के द्वारा जो है ना एड्स उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और इस प्रश्न को आप तो जरूर याद रखिएगा कि एड्स जो है वह रेट्रोवायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 1920 में, 1930 में, 1950 में, या 1951 में? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वह 1951 में प्रारंभ किया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? भ्रूण में आंदोलन, या स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर के पता लगाया जाता है कि मानव का भ्रूण जो है वह बढ़ रहा है, या अंगों के विकास को देख करके, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हम लोग हृदय ध्वनि को सुनते हैं, जिससे यह मालूम चल जाता है कि भ्रूण क्या हो रहा है, पल रहा है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि सहेली क्या है? गर्भानिर्धारण की मुख्य गोली है, नॉन स्टेरॉयडल गोली है, या मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है, या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो नॉन स्टेरॉयडल गोली भी है और गर्भ निरोधक गोली भी है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है
कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति की स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। कौन सी जो है युक्ति है, जन्म नियंत्रण युक्ति, जो स्त्रियों के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। डायफ्रॉम, मुख्य गोली, या निरोध, या कॉपर्टी। तो निरोध का उपयोग नहीं करती हैं स्त्रियां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है GIFT, HJF, IVFT या IUDS। बताइए जन्म नियंत्रण की एक विधि कौन सी है। तो IUD आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है। मुख्य गोली, ट्यूबेक्टोमी, वैशेक्टोमी, या इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों से संबंधित जो है वह वैशेक्टोमी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कॉपर टी रोकता है निषेचन को, अन्य जनन को, यूट्रस की दीवारों पर इंद्रियों के बनने को, या रिप्रोडक्टिव में रुकावट को। तो कॉपर डी जो होता है वह रोकता है किसको जी, पुरुष के शुक्राणु को मादा के अंडाशय से निषेचित करने के लिए। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि स्तनपान अनार्तव संबंधित है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से, आर्तव की अभाव से, या गर्भ निरोधन के अस्थायी विधि से, या एक यौन संचरित रोग से। तो स्तनपान जो अनार्तव है ना, यह गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। और यह प्रश्न साथियों काफी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। केलोग्राफी, मनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी, या डेमोग्राफी। तो जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। और आज आपका यही अंतिम प्रश्न था। यानी कि आज की क्लास में साथियों हम लोग उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। चूंकि इस वक्त हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, चूंकि समय भी काफ़ी कम है। नवंबर का महीना चल रहा है, 1 दिसंबर 1 जनवरी, और फरवरी के शुरू शुरू में ही आपकी परीक्षा क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो साथियों आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि चैप्टर 4 से आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 5वें चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।